नमस्कार दोस्तों, शेयरप्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के डीमर्जर की। काफ़ी दिनों से शेयर चर्चा में है क्योंकि जो डीमर्जर हो रहा है, जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो एक कंपनी है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, अभी अलग कंपनी के रूप में शेयर मार्केट में लिस्ट होगी और ये डीमर्जर है। तो आप अभी देखेंगे कि जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर में करीब 3 दिन के अंदर 7 से 8% तक का उछाल आ गया। और उसके पहले भी जब से खबर चलना शुरू हुई तब से शेयर में काफ़ी उछाल आ चुका है। कारण ये है कि कई लोग अभी भी शेयर को खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। इसलिए है कि जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होंगे उनको जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के शेयर मिल जाएंगे। अब ये जो भागम भाग मची हुई शेयर खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के, और इस उम्मीद में खरीद रहे हैं लोग कि भाई अगर नई कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो उनको उसका भी फ़ायदा मिलेगा और ये रिलायंस का तो मिल ही रहा फ़ायदा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि क्या डीमर्जर हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता है। पहले भी कुछ कंपनियों में, कई कंपनी में हो चुका है डीमर्जर, लेकिन ज़्यादातर कंपनी में नुकसान नहीं होता है। आपको याद होगा कि पिछले 2018 में अरविंद लिमिटेड का 3 कंपनी में अलग अलग डीमर्ज हुई थी कंपनी। एक अरविंद फैशन लिमिटेड बनी थी और एक बनी थी अनूप इंजीनियरिंग करके। इस तरह से बने थे 3 कंपनी। तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो अरविंद फैशन का शेयर तो बढ़िया चला, अनूप इंजीनियरिंग का बढ़िया चला, लेकिन क्या हुआ कि जो अरविंद लिमिटेड था उसका शेयर 30 रुपये पर आ गया था। जो 450 रुपये का शेयर था वो सीधे 30 रुपये तक आ गया, इतना गिर गया था। तो डीमर्जर का कभी कभी नुकसान भी होता है। हमेशा आप ये मत सोचना कि ये डीमर्जर हो रहा तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये आज मैं इसी पर चर्चा करूँगा। मैं ज़्यादा टेक्निकल उस पर आपको नहीं ले जाता हूँ। मैं एक सीन सामने रख रहा हूँ। देखिए कि एक जॉइंट फैमिली है, परिवार है, काफ़ी बड़ा परिवार है। इस परिवार में कुछ लोग होते जो बहुत अच्छा कमाते हैं, कुछ लोग होते जो कम कमाते हैं, और कोई ऐसे होते जो बिल्कुल नहीं कमाते हैं। लेकिन क्या होता है कि पूरा परिवार जॉइंट परिवार है तो सबकी जो कमाई होती है, इसके अंदर तो करीब लाख रुपए महीने की कमाई होती है। और इसमें जो नहीं कमा रहा वो भी उतना सुख भोगता है जो कि सबसे ज़्यादा कमाने वाला जितना भोग रहा है। मतलब सबके लिए बराबर था कमाई। इस घर के जो इनकम में कंट्रीब्यूट सभी कर रहे थे, लेकिन जो नहीं कमा रहा था वो कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी वो सारे सुख भोग रहा होता है क्योंकि जॉइंट फैमिली है। तो वहाँ किसी के पास कम ज़्यादा वाले सवाल ही नहीं आता, क्योंकि परिवार है, जुड़ा हुआ परिवार में सबके हिस्से बराबर रहते हैं। अब क्या होता है कि इसी परिवार का एक जो सबसे ज़्यादा कमाने वाला सदस्य है वो अलग हो जाता है। वो अपना बोरिया बिस्तर लेके अलग हो जाता है और उसकी कमाई होती है 50,000 रुपये महीना। यानी कि जिस पूरे परिवार की जो 1 लाख रुपये महीने की जो कमाई हो रही थी, उसमें 50,000 अकेला यही कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो ये 50,000 रुपये अपने जो कमाई करने वाला शख्स जो होता बंदा, ये अलग हो जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिली में अभी सारे सदस्य अभी वहीं रह रहे हैं, लेकिन वहाँ की इनकम क्या हो गई, घर के एकदम 50,000 रहेगी। जहाँ 1 लाख रुपये महीने की कमाई थी उस परिवार की, और उसमें 50,000 कमाने वाला अलग हो गया, तब उस पूरे परिवार की जो कमाई 50,000 रह गई। यानी कि जो सुख सुविधा के लिए पहले जो 1 लाख रुपये आते थे, अब 50,000 में उस परिवार को गुजारा करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि सभी की कुछ सुख में कुछ कमी आएगी। और जो अलग हुआ, जो 50,000 कमाने वाला सदस्य अलग हुआ है, उसकी सुख सुविधा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसके पास पूरे परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, केवल अपनी खुद की जिम्मेदारी है, ये अपने बीवी बच्चों की। तो उसके पास तो सुख सुविधा बढ़ जाएगी, उसके संसाधन बढ़ जाएंगे, उसके जीवन लग्जरी हो जाएगा। लेकिन ये जो बाकी जो सदस्य थे परिवार में, इनके जीवन स्तर पहले से डाउन आ जाएगा, क्योंकि अब इनकम आधी हो गई है, सदस्य उतने, केवल एक ही सदस्य कम हुआ है। इसी तरह अगर देखा जाए तो अगर इस परिवार में अगर ऐसा होता, उल्टा होता कि जो बिल्कुल नहीं कमाता वो अगर अलग होता परिवार से,
तो परिवार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन था ही नहीं इस परिवार में। तो जब वो अलग हुआ तो इनकम उतनी आ रही होती 1 लाख रुपये महीना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर कमाने वाला अलग हो गया है। तो कमाने वाला अलग हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो परिवार के जो मुखिया के ऊपर या बाकी जो लोग होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो भी कमाई, वो भी कुछ, जो नहीं कमाए उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है, जो कमा रहे उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो भी कुछ कमाए। तो इसी तरह जो डीमर्जर होता है ना, डीमर्जर में भी ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो डीमर्जर होने के बाद में जो कंपनी अलग हो रही है उसका इस परिवार, मतलब इस पेरेंट कंपनी में कितना कंट्रीब्यूशन है उस कमाई में। अगर रिलायंस इंडस्ट्री की अगर सालाना इनकम जो होती है तो उसमें ये जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की कितना कंट्रीब्यूशन है उसमें, ये जरूर देखना चाहिए आपको। आप सोच रहे हैं कि हम रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद लेंगे तो हम बहुत फ़ायदेमंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऊपर से देखा जाए आपको इतना ही नज़र आएगा कि जो नई कंपनी का जो शेयर अगर 200 रुपये में लिस्ट होता है, 200 रुपये उसकी प्राइस रखी जाती है, तो उतनी कीमत रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में से 200 रुपये कम हो जाएगी। मतलब ये कि अगर 2600 रुपये का शेयर है, अभी जो करंट प्राइस 2600 रुपये है, और नई कंपनी बन जाएगी, नया शेयर लिस्ट हो जाएगा ये जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का, तो वो 200 रुपये में अगर लिस्ट होता है, 200 रुपये प्राइस रखी जाती है, तो वो 200 रुपये इस मूल जो कीमत है रिलायंस इंडस्ट्री की, जब शेयर की कीमत 200 उसमें से 200 रुपये कम हो जाएगी। मतलब ये 2400 रह जाएंगे और वो 200 रुपये उसमें जुड़ जाएंगे, वो शेयर आ जाएगा। मतलब आपको अलग से शेयर मिल भी जाएगा, लेकिन जो टोटल दोनों शेयर की जो कीमत होगी वो 2600 रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो कमाई का जो अगर कंट्रीब्यूशन में अगर इसका ज़्यादा हिस्सा है रिलायंस इसमें पूरी ग्रुप में, तो वो सारा जो इफेक्ट पड़ेगा उस ग्रुप की कमाई पर पड़ेगा सीधा ही, क्योंकि इसकी अगर कमाई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, अगर जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो सारा जो इफेक्ट पड़ेगा उसकी एक कमाई पर पड़ेगा। मतलब जो कमाई हो रही है वो कमाई उतना % कम हो जाएगी जितना % इसका कंट्रीब्यूशन है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री की कमाई में है। और अगर घाटा है तो उतना ही घाटे में कम हो जाएगी। तो ये आपको जरूर देखना, आपको शेयर भागना, शेयर खरीदने के लिए जो होड़ मची है ना, ये अंधी होड़ में शामिल होने से की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शेयर बाद में मिल जाएगा, जब ये लिस्ट हो जाएगा, दिवाली के आसपास बता रहे कि लिस्ट हो जाएगा उसमें शेयर मार्केट में जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का शेयर, तो वो ओपन मार्केट से आप कभी खरीद सकते हैं। लेकिन अभी अब इसका इफेक्ट जो आपको देखना ज़रूरी है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। मैंने आपको बताया था ना कि अरविंद लिमिटेड में क्या हुआ था, 450 रुपये का शेयर था, जब ये 3 कंपनी में डिवाइड हो गई, अरविंद फैशन, अनूप इंजीनियरिंग और अरविंद लिमिटेड, तो उसमें जो फैशन वाला का हिस्सा सबसे ज़्यादा था उस समय, उसमें फैशन कमाई, तो फैशन वाला पार्ट से अलग होता है, इसकी कमाई खत्म हो गई है अरविंद लिमिटेड की। और अरविंद लिमिटेड में का जो शेयर 30 रुपये पर आ गया था। ऐसी कई और कंपनी आप देख लीजिए, जहाँ डीमर्ज होता है ना, वहाँ पर ये देखना कि कौन सा पार्ट से अलग किया है इन्होंने, किस बंदे को परिवार से अलग किया, क्या उसको क्या जो सबसे ज़्यादा कमाने वाले को अलग किया है या बिल्कुल न कमाने वाले को। अगर किसी कंपनी में अगर आपको ये देखने को मिले कि जिस कंपनी को पेरेंट कंपनी अलग कर रही है और वो कंपनी बिल्कुल कमाई नहीं दे रही, तो वहाँ पर आपको मूल कंपनी का शेयर में कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसका हिस्सा ही नहीं है, उसकी कमाई हो ही नहीं रही उसके अंदर, वो घाटा दे रहा है। तो उसको अलग करने से ये कंपनी फ़ायदे में आ जाती है। जो मतलब जैसे कि एक, तो ये मैं उस परिवार की बात कर रहा हूँ जो जॉइंट फैमिली में, कि अगर 1 लाख रुपये सैलरी आ रही थी लेकिन जो बिल्कुल नहीं कमा रहा, तो वो अगर अलग होता तो अब क्या होता कि 1 लाख सैलरी जो आ रही परिवार की जो कमाई और इसमें जो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके खर्चे थे ना, उसको अलग करने से क्या है कि परिवार पर उसके खर्चे कम हो गए उसको अलग करने से ही, तो परिवार की स्थिति सुधरती है। ऐसी कंपनी में आपको देखना चाहिए कि जिस कंपनी में अगर घाटे वाली कंपनी को वो अलग करते हैं तोड़कर, तो ये मान के चलिए कि जो मूल कंपनी का जो शेयर बढ़ेगा, क्योंकि वो घाटा अब उसकी जिम्मेदारी नहीं रही, घाटे अब वो जो अलग बनाई वो कंपनी झेलेगी। तो यहाँ पर भी ये हुआ कि जब ये कंपनी अलग होने के बाद में रिलायंस इंडस्ट्री और जो नई जो कंपनी बनेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसके जो इस ग्रुप की जो दूसरी कंपनियाँ हैं जिसकी होल्डिंग इसमें रहेगी जो जियो फाइनेंस, तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, क्योंकि इनकी कई कंपनी, पूरे रिलायंस इंडस्ट्री पूरा ग्रुप है, कई कंपनियों का समूह है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। और आगे भी जिस भी कंपनी में अगर ऐसा डीमर्ज होता है ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जिसका डीमर्ज करके जिस कंपनी को ग्रुप में से जिस कंपनी को अलग कर रहे हैं, क्या वो कंपनी उसकी
पूरे ग्रुप में एक बहुत अच्छा अमाउंट लाने वाली कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी है क्या उस ग्रुप की, या उस ग्रुप के ऊपर बोझ है, वो कर्जा लाते जा रहा है। जिससे इसमें हुआ था ना, अपन ने देखा होगा, जो अनिल अंबानी जो ग्रुप था इनका, बढ़िया कंपनियाँ चल रही थी इनकी, लेकिन क्या कि एक दो कंपनी ऐसी रही कि जो बहुत घाटा दे रही थी। तो उस वजह से ऐसा होता है कई बार कि वो सब घाटा पूरा परिवार के ऊपर आ जाता है, जो नुकसान होता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरी बात से कि अब डीमर्जर जो हो रहा है, तो आपको अभी शेयर खरीदना है, नया नहीं खरीदना है। और खरीदते तो आप अपनी मर्जी पे खरीदे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अच्छा सौदा है ये। आने वाले जब ये जो नई कंपनी लिस्ट हो जाए, कंपनी चल जाए, कंपनी के बैलेंस शीट अच्छी बने, कंपनी की इनकम साल दर साल इनकम अच्छी हो, उसका कामकाज बढ़िया हो, तब जाकर करीब साल दो साल में जब इसका इफेक्ट नज़र आएगा, रिजल्ट नज़र आएगा कि कंपनी कैसी है, नई बनने वाली कंपनी। कई बार नई बनने वाली कंपनियाँ भी ठप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कई बार पेरेंट कंपनी ख़त्म हो जाती है। ये दोनों स्थिति पर आपको नज़र रखना है। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।